पूर्वोत्तर का रण है, क्योंकि आज मेघालय और नागालैंड में मतदान लगातार जारी है। मतदान केंद्र पहुंचकर जो मतदाता है वो वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही वोटिंग जो है वो लगातार चल रही है। मेघालय और नागालैंड में वोटिंग हो रही है। 59 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। शाम 4 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों राज्य की विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों को मिलाकर 550 से ज्यादा मैदान में उम्मीदवार हैं। मेघालय में कुल 369 उम्मीदवारों की दाव जो है वो किस्मत जो है वो दाव पर लगी हुई है। तो ये अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जो है वो लगातार जारी है। और पीएम मोदी ने भी वोटिंग की इस दौरान अपील की है। तो मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों की 60 में से 59 सीटों पर मतदान जो है वो हो रहा है। तो बता दें, शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों की 60 में से 59 सीटों पर मतदान ही हो रहा है। मेघालय में आपको हम बता दें कि यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदो के निधन के बाद आपको बताएं कि सोहियोंग विधानसभा का चुनाव जो था वो टाला गया है। लिहाजा 59 सीट पर वहां पर चुनाव हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने पहले ही बताया था कि नागालैंड में 305 कंपनियां जो है वो तैनात है। संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास इंतजाम जो है वो वहां पर किए गए हैं। तो लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों के बाहर कैसे लंबी लंबी कतारों में जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि 72 घंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील भी किया गया है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जो संवेदनशील बूथ है वहां पर सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम जो है वो किया गया है। शाम 4 बजे तक वोट जो है वो डाले जाएंगे। हालांकि इस बीच बीजेपी जो है वो लगातार दावा अपना ये कर रही है कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत यहां पर की है, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी ही आएगी। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में है। लेकिन 2018 के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए तो जैसे त्रिपुरा में हालात बदल चुके थे, ऐसे ही मेघालय और नागालैंड में भी। नागालैंड वो राज्य जहां पर इस वक्त कोई विपक्ष नहीं है। और मेघालय के लिए अगर हम बात कर लें तो पिछली बार याद होगा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है विपक्ष में पहुंच गई थी, क्योंकि सरकार एनपीपी, बीजेपी और यूडीपी ने मिलकर बना ली थी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। रत्नेश मिश्रा जी, नेता कांग्रेस। सर्वेश पाठक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो मेघालय और नागालैंड दोनों में ही कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पहले भी बहस होती रही है। चाहे आप बात कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नागालैंड में जिस तरह से एक अलग हम देख रहे हैं फ्रंटियर नागालैंड की मांग की जा रही है। त्रिपुरा में हमने देखा त्रिपुरा लैंड की बात की जा रही थी। ऐसे में आगे कैसे बढ़ेगा अगर हर राज्य में हम एक और राज्य देने की बात पे मांग पर अग्री कर जाएंगे तो? नहीं, देखिए, मांग कोई आज से नहीं उठ रही है। मांग जो है नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उठती रही है, लोग कहते रहे हैं। और मांग का आधार विकास ही है। फिर कोई विकास की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई इसको, हमारी इस मांग को मानने से इस क्षेत्र का विकास कहीं पिछड़ापन है, वो पिछड़ापन अगर कहीं दूर होता है तो निश्चित रूप से उस मांग का कोई महत्व नहीं। त्रिपुरा में इस तरह से हमारे शायद जो हमारी एलआई पार्टी है वो भी इस तरह की मांग कर रही है कि एक ट्राइबल अलग क्षेत्र का गठन किया जाए ताकि विकास जो है वहाँ अच्छे से हो सके। तो विकास एक मुद्दा है और जो लगातार उपेक्षा होती रही है इन क्षेत्रों का, उसी का ये परिणाम है। आप देख लीजिए कि जिस तरह से जो नकारापन और जिस तरह का जनता का वोट लेके फिर उनके साथ धोखा देने का जो काम होता रहा नॉर्थ ईस्ट में, उसी का ये नतीजा है कि कहीं। लेकिन अगर एक राज्य में पहले से ही पार्टी है और उसके बावजूद आपको लगता है, क्योंकि देखिए नागालैंड में 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ये मांग की जा रही है कि उसे अलग से फ्रंटियर नागालैंड करके बना दिया जाए, तो वहां पर अगर विकास कर दिया जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक अलग राज्य बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां विकास की ही तो कमी है जिसकी वजह से वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। यही बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई ये मांग उठी है तो उस मांग के पीछे जो है, उस तर्क के पीछे कारण यही है। आज देखिए कि धारा 370 हटा, कश्मीर में खुशहाली आई, विकास आया।
आतंकवाद खत्म। आज देखिए जहां 5% वोटिंग होता था, आज कहीं 65% लोकल बॉडीज के चुनाव में मतदान हो रहा है और एक खुशहाल जिंदगी लोग जी रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो है लगातार उपेक्षा का शिकार रहा, एक जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। इसको भी नॉर्थ ईस्ट में जो भी बजट जाता था, जो भी पैसा जाता था, वो लूट और भ्रष्टाचार और ठीक है महेश वर्मा जी, समझ ठीक लीजिए कि हाँ। आपकी इन लोगों के- बातों पर ठीक है महेश वर्मा जी, आपकी इन बातों पर रत्नेश मिश्रा जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार मुस्कुरा रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आप लोगों ने भी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इस विकास, इसी चीज को मुद्दा बनाया है, लेकिन बीजेपी के भी यही मुद्दे हैं। तो आप अपने आप को अलग कैसे बीजेपी से पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह आपकी जो मौजूदा स्थिति है उसमें अपने आप को कितना मजबूती के साथ आप समझ पा रहे हैं वहां पर, रत्नेश मिश्रा जी? देखिए अभी आपने से शंकर महोदय ने एक प्रश्न कहा था कि अगर उस क्षेत्र का विकास कर दिया जाए तो फिर अलग राज्य की मांग नहीं उठेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने कहा यही मांग है। फिर भैया आखिर 5 साल से कर क्या रहे थे आप? 5 साल में आपने विकास नहीं किया, ये तो आपने यहीं पर स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अगर 5 सालों की एक लंबी अवधि में आप किसी एक मांग को समाप्त नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि विकास का केवल खोखला दावा करते हैं। और इस देश के प्रत्येक कोने में वर्तमान में जो मुद्दा है वो है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मैं नागालैंड का एक डेटा बताता हूँ आपको, 2022 दिसंबर 2022 तक का। नागालैंड में 15 साल और उससे अधिक की जो बेरोजगारी दर है वो 19.2% है। नागालैंड के वह लोग जिन्होंने एमए कर रखा है, ऐसे एमए जिनके पास स्नातक की डिग्री है, उनकी बेरोजगारी दर है 45.2%। और ऐसे लोग जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उनकी बेरोजगारी है 40.2%। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होने के बाद भी उनकी तुलना अनपढ़ व्यक्तियों से हो रही है, उनके पास रोजगार नहीं है। महेश शर्मा जी, और जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप देंगे क्या? और दूसरी सबसे बड़ी एक मुद्दा और है। ठीक है, बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 अगस्त 2015 को कहा था कि जो नागालैंड की नागा समस्या है, जो नागा विद्रोह को समस्या है, उसको हम समाप्त कर देंगे। लेकिन आज 8 साल बीत चुका है और प्रधानमंत्री जी ने और इनके मुख्यमंत्री ने नागालैंड की जनता को और देश की जनता को केवल इस मुद्दे पर ठगा। आज तक उस समस्या का समाधान नहीं किया गया। ये किस मुंह से बोलते कि इन्होंने नागालैंड का विकास किया है? ठीक है, जवाब लेते महेश वर्मा जी, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है सर, उसके बाद सर्वेश पाठक जी के पास हम जाएंगे। महेश शर्मा जी, जवाब है आपके पास रत्नेश मिश्रा जी की बातों का? देखिए ये जो बात कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएमआई का डेटा है। मैं जो मैंने बताया आपको, सीएमआई कोई कांग्रेस की संस्था नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। ये जिस अब आप ये मत कह दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था का ही जो ठीक है ठीक है सर, रत्नेश मिश्रा जी आप सुन भी लीजिए उनको, महेश शर्मा जी का जवाब भी ले लीजिए। हाँ महेश शर्मा जी, ये जिस खाज को खुजला रहे हैं, ये जिस कोड को बता रहे हैं, ये कोड जो है भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है, ये आप ही का दिया हुआ है। पिछले 75 साल से अरे सर कोड की बात नहीं हो रही, वो आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े के ऊपर ही आ रहा हूँ। अगर हमारी सरकार में कम नहीं होता तो आज जिस तरह से त्रिपुरा में 2021 में हमने जो परफॉर्मेंस दिया लोकल बॉडी के चुनाव में, उसका कोई आज तुलना नहीं कर। आज अगर वहाँ खुशहाली नहीं होती, दिक्कत नहीं है, जानते हैं भाजपा में दिक्कत क्या है? अच्छा चलिए ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, महेश शर्मा जी, ठीक है बीच में देखिए बहुत देर समाचार सर्वेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ सर दूंगी बस एक प्रतिक्रिया, एक छोटा सा कमेंट लेके। बहस करने का क्या तरीका है? क्या तरीका है ये? नहीं सर, अरे सर एक रत्नेश मिश्रा जी, अगर आपका हो गया तो बाकी और मेहमानों को बोलने दीजिए। सर आपके साथ बाकी और लोग भी मेहमान हैं, सर आपके साथ बाकी और लोग भी हैं। अगर आप अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी सर, कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है महेश शर्मा जी, और ठीक है रत्नेश जी, ठीक है सर्वेश्वर जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते दोनों की बातें आपने सुनी, बीजेपी की भी कांग्रेस की भी, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस चुनाव को? देखिए आज का चुनाव सही मायनों में कह लीजिए तो ये नागालैंड हो गया, पूर्वोत्तर के जो 3 राज्यों में हो रहा है, त्रिपुरा हो चुका है 16 फरवरी को,
और आज मेघालय नागालैंड में जो हो रहा है उनके विकास की नई गाथा के लिए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बहुत चिल्ला रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। निदा जी और चारुल जी, इनसे जरा पूछिए तो कि वहां पे 70 साल तक किसका शासन था? नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आखिर आज अगर 5 साल में बीजेपी और उसके अलायंस की सरकार रही है, उसका ये डेटा मांग रहा है और पिछले 70 साल का डेटा इनसे देश की जनता, नागालैंड और मेघालय की जनता मांगेगी तो इनके पास क्या जवाब है? 70 साल में निधा जी इन्होंने पूरे नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सबों राज्य, असम रोड तक नहीं बनाए हैं। जो एक आदमी को बेसिक नेसेसिटीज होती है कि एक रोड हो, एक बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, उसका आपने नहीं किया 70 साल में, और 5 साल में रिपोर्ट कार्ड बीजेपी से मांग रहा है। अरे जो 70 साल में बिल्कुल नहीं देखिए हुआ, सर्वेश्वर जी, 5 बहुत साल सारे में ऐसे उसको मुद्दे हैं जिनको compensate कर लेकर सकते दोनों हैं ही क्या? पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम जनता किन के वादों को अपनाती है। चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। चलिए, तो पूर्वोत्तर का रण आप देख रहे हैं, जहां पर आज मेघालय और नागालैंड में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बार देखिए, मेघालय और नागालैंड में आज मतदान हो रहा है। इससे पहले त्रिपुरा में हमने देखा था कि मतदान हुआ था। सबसे अहम चीज है कि इस बार मुद्दे कई सारे हैं जो कि पार्टियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी करने वाले हैं। तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी हैं, रत्नेश जी हैं, सर्वेश्वर जी हैं। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगी। मेघालय में जिस तरह से कहा गया है कि बीफ पर बैन नहीं लगेगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पूरे देश में हमने ये देखा कि किस तरह से गौ सेवा के नाम पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन बीफ के खिलाफ डंका पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी मेघालय में जब ये कहती है कि अगर सरकार में आए तो बीफ बैन नहीं होगा, इसका क्या संदर्भ निकाला जाए? नहीं, इस तरह के एक अफवाह और दुष्प्रचार को कहीं बल ना मिले, निश्चित रूप से उसका यही जवाब हो सकता है। हमने कभी अपने घोषणा पत्र में किसी खान पीन, रहन सहन, किसी पोशाक परिवेश को लेकर, कभी किसी संस्कृति को लेकर हमने कभी उस तरह की बात नहीं करी, और राजनीतिक रूप से ये चीजें सूट भी नहीं करती। हमें संविधान जो है इस तरह की चीजों को कहीं अनुमति भी नहीं। कई बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बीफ की सुनिए, मैं अभी फिर आपको करेक्ट कर दूं कि बीफ की जहां तक आप बात कर रही हैं कि बीफ जो है वो गौ मांस से ही रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, या गौ मांस को ही बीफ कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ एक प्रचलित मेघालय बीजेपी चीफ मावरी ने कहा कि गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा अगर भारतीय जनता पार्टी आती है सरकार में, तो अब मैं नाम कोट करके बता रही हूँ। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये उस चीज को कहीं ना कहीं हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, जिन्होंने लगातार इसी बात को लेकर हमें कहीं बदनाम करने की कोशिश करी कि जो देखिए बीजेपी का ये चेहरा जो आज नॉर्थ ईस्ट में वोट के लिए या किसी तरह से उनको भड़काने की जो एक कोशिश लगातार की जा रही थी इसके मुद्दे पे, उसको कहीं हमने बचाने की कोशिश करी ताकि गौमांस खाने की इजाजत होगी या नहीं अगर बीजेपी सरकार में आती है तो मेघालय में, बस हाँ या ना? देखिए, ये तो हम हमारे घोषणा पत्र के हिसाब से हम चलेंगे ना। किसी नेता के कुछ कह देने से, किसी नेता नहीं, आप ही के नेता, आप ही के बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष मेघालय में, हमने कभी हमारे घोषणा पत्र में इस तरह की कोई बात नहीं पढ़नी था जिस चीज को आज आप मेरे से एक्सेप्ट कराना चाह रही हैं कि भाई आप मुझे बताइए कि गोमांस को लेकर क्या होगा। स्वाभाविक है कि गोमांस को लेकर जो है हमारा विरोध जो है हमेशा रहा है, रहेगा, और हम इस चीज को वहां बल देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि लगातार तो सर ऐसा मुमकिन है क्या महेश शर्मा जी, ऐसा मुमकिन है क्या कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में लेकर कुछ और आए, और अगर हम बात करें मेघालय बीजेपी प्रमुख की तो मावरी साहब कहते हुए कुछ और नजर आए, ये मुमकिन है क्या? उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं बीफ का मांस खाता हूँ और बीजेपी में हूँ और बीजेपी के लोगों को मेरे से कोई परेशानी नहीं है। सर मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में ईसाई लोगों की संख्या अधिक है, पार्टी अगर चुनाव में जीत हासिल करती है तो वो राज्य में ईसाई की सुरक्षा पर खास ध्यान देगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में गौमांस के सेवन पर भी प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया जाएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये राज्य जो आप बात कह रही हैं, मैं फिर से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी तरह से हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं जो लगातार इन्हीं सब चीजों को लेकर भाजपा को बदनाम करते रहे हैं, गोमांस को लेकर हमारा स्पष्ट राय है
कि हम जो है इसका विरोध किए हैं, विरोध करते रहेंगे, लेकिन आज के डेट में, आज के परिवेश में, मतलब जहां चुनाव नहीं है वहां पर हम विरोध करते रहेंगे, जहां पर चुनाव है वहां हम डंके की चोट पे कहेंगे कि हम पाबंदी नहीं लगाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? कैसी बात कर रहे हैं आप सर? ऐसा नहीं, तो मत कहिए फिर आप सर। आप या तो विरोध में आ जाइए या फिर आप समर्थन में आ जाइए बनता है सर। या तो खुलकर विरोध कीजिए या फिर खुलकर समर्थन कीजिए। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में घोषणा पत्र कोई मायने रखता है ना? आप देखिए ना उसमें क्या लिखा हुआ है। सर ये बात मैं तो नहीं कह रही ना, आप ही की बीजेपी के प्रमुख कह रहे हैं ना, ये बात मैंने नहीं कही ना। आप अपना घोषणा पत्र अपने लोगों को पहले समझाइए। स्वाभाविक रूप से वो चीज जो रत्नेश है, मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि इस तरह के रेस्ट्रिक्शन के साथ चुनाव लड़ा जाता है रत्नेश मिश्रा जी आपके पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। रत्नेश मिश्रा जी लौट के जब आएंगे तो आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर हो रहा है। तो पूर्वोत्तर के रण में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं मेहमानों से, वहां के दरअसल जो सियासी समीकरण है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो हावी रहने वाले, प्रभावी रहने वाले, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से कुछ बात कहना चाह रहे थे, क्योंकि महेश शर्मा जी ने जो कुछ कहा वो शायद उसका जवाब देना चाहते। जी रत्नेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए निदा जी, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा जो रवैया है वो अभी आप लोगों के सामने आ गया। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या है कि इनके पास जवाब नहीं है विपक्ष और जनता के प्रश्नों का। मैंने अभी कुछ देर पहले नागालैंड की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कश्मीर की बात करने लगे। इनकी सरकार भी यही करती है। प्रश्न अगर आप गृह मंत्री से पूछेंगी ना निदा जी, तो जवाब देने रेल मंत्री आ जाएंगे। रेल मंत्री से पूछेंगी तो जवाब देने स्वास्थ्य मंत्री आ जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे तो जवाब देने रक्षा मंत्री आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मेघालय ने जो कहा कि बीफ खाने पर, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बंधु बताने लगे कि बीफ का मतलब केवल गौमांस नहीं होता। फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हत्याएं क्यों होती हैं? आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं उन हत्याओं को? आपका दोहरा जो चरित्र है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलती है, और जहां इनको लगता है कि नहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, ये अपने मुद्दे से हट जाते हैं। तो ये तो जो दोहरा चरित्र और एक दोगला चरित्र, मैं इसे कहूंगा, मैं डरूंगा नहीं सरकार से, इसे दोगला चरित्र कहा जाएगा, जो देश की जनता के सामने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दिखा दिया। और मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इनके इस चेहरे को बेनकाब किया। ठीक है, जिस बीफ के नाम पे ये हत्याएं कराते हैं, उसी बीफ को खाने की बात ये करते हैं। हमारे साथ सर्वेश जी भी मौजूद है। सर्वेश जी का एक बार रुक कर लीजिए। सर्वेश जी, क्या लगता है आपको, जब चुनाव नजदीक आते हैं, किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं, तो जिसकी भी सरकार होती है तो वो 5 साल के अपने काम को क्यों नहीं गिना करके वोट मांगती है? हमेशा ऐसे मुद्दे क्यों हावी होकर के रह जाते हैं, बाकी मुद्दे इनके पीछे छूट जाते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमियां हैं विपक्षी पार्टियों की कमियां। बीजेपी जब विपक्ष में थी सेंटर में, हमने सबने देखा कैसे 2014 के चुनाव में क्या क्या वो मुद्दे को लेके आई। अब कांग्रेस के पास जो मेन मुद्दे हैं वो उसको उठा नहीं पाती है। अब मैंने इससे पहले रत्नेश मिश्रा जी से पूछा ना कि आप बीजेपी के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो, नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ रहा है, पूरे 70 साल का आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना। 5 साल का वर्सेस 70 ईयर आपके समय में बोला तो आप चुपचाप के लिए आए थे भाई। रत्नेश जी 2 मिनट सुन लीजिए। रत्नेश जी आपको मौका दिया, 2 मिनट सुन लीजिए। रत्नेश जी 2 मिनट सुन लीजिए। मैंने बोला रत्नेश जी 2 मिनट सुन लीजिए। अरे रत्नेश जी, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में कुछ नहीं करेगी तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसको बदला नहीं जाएगा सर, या कोई और पार्टी अगर वहां पर अपनी सरकार बनाएगी नहीं, इसका ये भी तो मतलब नहीं हो सकता ना। कुछ बदलने के लिए बदलाव बहुत जरूरी होता है। रत्नेश जी। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ निधा जी कि अगर आप 70 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आ रहे हैं, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी का है, तो ठीक है ना, वहां की जनता आज डिसाइड कर रही है। वो बीजेपी के अगर पक्ष में वोट करेगी तो बीजेपी पावा कर रही है। और बीजेपी का देख लीजिए निधा जी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, उनका एक ही मकसद रहा है, डेवलपमेंट वोट प्लान। चाहे आप कहेंगे कि म्युनिसिपल इलेक्शन में भी ये बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर को उतार देते हैं, तो भाई उनके पास लोग हैं। बिल्कुल। भारत के 18 राज्यों में उनके या उनके सहयोगी के गवर्नमेंट है, तो वो उनको क्या मूक दर्शक बना के रखेंगे? इनका देखिए, एक शशि थरूर जी बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा नहीं की, उनको इन्होंने स्टार प्रचारक लिस्ट से हटा दिया। जो ये गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन था,
आप ये अंदाजा ठीक है लगाइए सर, कि ठीक है, जहां पे भी सर्वेश्वर चुनाव जी, हुआ है, सर्वेश्वर जी, लेकिन मुझे लगता है कि किसे स्टार प्रचारक बनाना है, किसे नहीं बनाना, ये किसी भी पार्टी का निजी फैसला होता है और हम इस पर बहुत पहले से हम लोग इस पर बात करते आ रहे हैं। नहीं, रत्नेश जी, आपसे पहले आप भी सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं वहां पर प्रचार करने के लिए। ये किसी भी पार्टी का देखिए निजी फैसला है, इस पर टिप्पणी करने से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। माफ कीजिएगा, वक्त की फिलहाल बहुत कमी है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्वोत्तर का रण लगातार आगे भी आपको हम दिखाएंगे और एक एक अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको देखा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।